हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समृद्धि जीएस क्लास में। तो आज अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा आधुनिक भारत का पहला क्लास है। ठीक है। यहाँ हम यूरोपीय के कंपनियों का आगमन से देखेंगे। मुगल सल्तनत को हम मेडुअल में देख लेंगे, थोड़ा सा भाग है बचा है। तो कुछ बातें आपको बताने हैं। ये जो क्लास बनाया है हमने एनसीआर, यह क्लास एनसीईआरटी प्लस पूर्वावलोकन को ध्यान में रख के बनाया गया है। एनसीईआरटी को उन्हीं भागों को लिया गया है जहाँ से 75 से 80% क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और पूर्वावलोकन को आधार माना गया है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हमारा स्टार्ट होता है 1498 में। आपको पता होगा कि आता है पहले पुर्तगाली आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके पहले भी व्यापार चलता था भारत का। 2 मिनट का बस समय लेंगे, कहानी के रूप में हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पहले भी व्यापार होता था, लेकिन ये व्यापार कैसे होता है, ये मानिए हमारा ये आपका अफ्रीका हो गया, ये मध्य एशिया होते हुए ये हमारा भारत हो गया। ठीक है। तो इस समय क्या होता था कि जो इधर यूरोप के लोग थे, यूरोप, ये व्यापार करते थे स्थल मार्ग से। व्यापार पहले से भी चलता था। कैसे होता था? स्थल मार्ग। लेकिन यहाँ 15वीं ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी में यहाँ अरबों का प्रतिनिधित्व हो गया। अब ये बिचौलिया का काम करने लगे, सस्ता सामान खरीदते थे और यहाँ पे बेचते थे। और ये काल माना जाता पुनर्जागरण काल, मतलब कि नए युग का। तो इससे यूरोप वासियों को ये लगा कि हमें एक नया अपना मतलब समुद्री मार्ग से हमको रास्ता खोजना पड़ेगा, जिससे हम स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकें। ठीक है। तो आगे इसी को हम देखेंगे, क्योंकि जब बिचौलिया रहेंगे नहीं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा तो हमें और बढ़िया हो गया। इसका उदाहरण देख के मिलेगा जब आपको आगे भी मिलेगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखें, देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? पुनर्जागरण का काल, मतलब 1415वीं शताब्दी को माना जाता है पुनर्जागरण। मतलब कि हमारे यहाँ पुनर्जागरण माना जाता था 19वीं शताब्दी को। ठीक है। कृषि निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होने लगा। मतलब कृषि जो है कम लाभ अभी भी हम लोग को देता है। हाँ, उसी समय लोग समझ गए जब पुनर्जागरण का शुरुआत होगा तो कच्चे माल की आवश्यकता होगी। जब कच्चे माल की आवश्यकता होगी तो कहीं से कहीं आयात करना पड़ेगा। तो अब बीच में उधर अरब आ गए। ठीक है। अरब आ गए तो अपना ज़्यादा लेते थे, तो इसलिए इन्होंने खोजना स्टार्ट कर दिया भारत का। किसके? समुद्री मार्ग द्वारा। नवीन बाजारों का उदय हुआ, धन संपदा की जरूरत पड़ गई। और एक महत्वपूर्ण, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, ईसाई मत का प्रसार भी था। मतलब ईसाई लोग अपना धर्म को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है। यूरोप में पुरातात्विक व्यवस्था भी थे, मतलब कि बहुत खोजबीन करते थे। जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो ज़्यादातर खोजबीन भी करते थे। ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है। अब हम आगमन का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाल। फिर कौन आया? डच। फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसिस। आपको याद कैसे करेंगे? बीच में कौन है? अंग्रेज। इसके पहले डच, इसके पहले डेनिस। ड ड दोनों पहले हैं। पहले शुरू में पुर्तगाल, अब बाद में फ्रांसिस। पुर्तगाल सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। ठीक है। अब देखिए कंपनियों की स्थापना का क्रम भी देख लेते हैं। पुर्तगाली कंपनी कब? 1498। अंग्रेज यहाँ 1600, डच 1602, डेनिस 1616, फ्रांसीसी 1664। यानी कि सबसे पहले कंपनी स्थापित 1498 पुर्तगाली जब आए तभी स्थापना कर लिए। अंग्रेज थे 1600 में किए। अंग्रेज डच के बाद आए, लेकिन कंपनी की स्थापना पहले ही हो गई थी वहाँ पे। ठीक है। अब देखिए सबकी फैक्ट्री देख लेते हैं। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? कोचीन में थी। ये कहाँ पड़ता है? केरल में। कब? 1503। डच का मुसलीपट्टनम 1605 में। अंग्रेजों का मुसलीपट्टनम में स्थापित हुआ, लेकिन ये अस्थायी था। कब था? 1611। याद रखिएगा। अस्थायी सूरत। ठीक है। कब? 1613। फिर डेनिस आए, कहाँ स्थापित किए? ट्रावनकोर में। फ्रांसीसी सूरत में। अब हम शुरू करते हैं अपना पुर्तगाल। सबसे पहले कौन है? पुर्तगाल। देखिए बार्थोलोमियन डियाज था एक। ठीक है। कौन था? बार्थोलोमायो डियाज था। ये केप ऑफ गुहाना, मतलब कि जो अफ्रीका का ये भाग है, केप ऑफ गुहाना तक आया, लेकिन यहाँ से लौट गया। कब? 1487। इसके बाद आपका चलता है
वास्को डी गामा। वास्को डी गामा फिर समुद्री मार्ग तक यहीं तक आता है। कहाँ तक आता है आपका? केप ऑफ गुआना तक। फिर यहीं पे इसको मिलता है कौन? गुजरात का अहमद इब्न मजीद, इसका दो नाम मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, अहमद इब्न मजीद मिलता है, जो पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये लेके कहाँ तक जाता है इसको? कालीकट के तक लेके जाता है। और कालीकट में कौन इसका स्वागत करता है? वहाँ का जेवेनियन द्वारा, वहाँ का शासक था। ठीक है, अब देखिए, मतलब वास्को डी गामा कब आता है? 1498 में। किसके साथ से आता है? अहमद बिन मजीद के। और कालीकट तट पे पहले बार पहुँचता है। ठीक है, इसके बाद ये काली मिर्च लेके चलता है, कितना? 60 गुना फ़ायदा मिलता है। ये फ़ायदा कैसे देखा गया? क्योंकि स्थल मार्ग, इससे हमको सिद्ध होता है कि स्थल मार्ग से पहले व्यापार चलता था, तभी तो 60 गुना फ़ायदा मिला। क्योंकि इसकी ये तो बिचौलिया बीच में था नहीं, डायरेक्ट भारत से खरीदा और बेच दिया। और सीधी सी बात है, जब बिचौलिया रहेगी नहीं तो फ़ायदा हमें पता चलेगा कितना फ़ायदा हुआ। तो इससे सिद्ध भी ये भी होता है कि भारत में पहले भी व्यापार होता था, लेकिन कैसे? स्थल मार्ग से। अब देखिए, अगला शासक कौन आता है? अब देखिए, अगला शासक नहीं, सॉरी, फ्रांसिस डी अल्मेडा, पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है। कब? 1505 में। इसकी एक नीति थी, नीले जल की नीति। ये नीले जल की ब्लू वाटर पॉलिसी ये था कि समुद्री मार्ग पे अपना स्थापित स्थापित करना। ठीक है, मतलब कि क्या था? नीले जल की नीति, मतलब कि समुद्र पे अपना स्थापित स्थापित करना। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में इसका पूरा डिटेल मिलेगा। ठीक है, मैं मेन पॉइंट को निकाला है बस। यही एनसीईआरटी क्या है कि समझ है, और यहाँ पे फैक्ट पूरा एनसीईआरटी और पूर्वावलोकन का रखा गया है। एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फैक्ट नहीं याद कर पाएंगे कभी। जो पढ़ता होगा वो जानता होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला कौन आता है? आपका आता है अल्फासो द अल्बुकर्क। ये द्वितीय गवर्नर बन के आता है। कब आता है? 1509 में। आया था पहले 1503 में, लेकिन किस रूप में था? कमांडर के रूप में था। बना कब गवर्नर? 1509 में। इसकी कुछ 3 कार्य इसने बहुत बढ़िया किया। किसके लिए? पुर्तगालियों के लिए। बीजापुर के शासक आदिल शाह को से गोवा छीना। हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति। विवाह की नीति इसलिए अपनाया क्योंकि अपनी जनसंख्या, पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाना चाहता था। ठीक है, अब भारत में इसलिए कहा जाता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि यहाँ से क्या किया? शादी करवाना चाहता था ज़्यादा हिंदू महिलाओं के साथ। ठीक है, इन 3 बातों के इसके महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक और ये चौथा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से उन्हीं गवर्नर को देखेंगे जो मेन कुछ काम किए हैं। ठीक है, बाकी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी में बहुत है, आप पढ़ते रहिएगा। यहाँ से पहले आप फैक्ट याद करिए और एनसीईआरटी में जाके पढ़िए। इसका ये क्लास का यही मकसद है। इस क्लास को आप 2 से 3 बार बस देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद पीडीएफ से आप पढ़ लीजिए। मेरा यही मकसद है कि एनसीईआरटी को पूरा फैक्ट मैंने उठा के निकाल के रख दिया है। क्या है आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बाकी आपके ऊपर है। अगला शासक कौन है? गवर्नर। अगला गवर्नर है नीरो डी कुन्हा, 1529 ईस्वी में आता है। इसने क्या काम किया? कोचीन से गोवा स्थापित कर दिया, मुख्यालय जो था कंपनी का। ठीक है, अगला मार्टिन अल्फासो आया। इसके साथ एक प्रख्यात जेसुई संत आया था। ठीक है, अगले क्रम में हम देख लेते हैं शासक और फैक्ट्री, मतलब कौन शासक ने कहाँ पे फैक्ट्री खोलने के लिए खुलवाया? महमूद शाह, इसने कहाँ खुलवाया? चटगांव सतगांव में। अकबर के हुगली खुला, अकबर के समय कहाँ खुला? हुगली में। शाहजहाँ के समय बुलदेन में खोले। कौन खोले? ये सब खोल रहे हैं कौन? पुर्तगाली। अब देखिए, हुगली में स्थित पुर्तगाली बस्ती को पूरी तरह से नष्ट किसने किया? शाहजहाँ ने। क्योंकि क्या करते थे कि लूटते भी बहुत थे। कब? 1632 में। बंगाल की खाड़ी में, देखिए यहाँ लिखा है, समुद्री डकैती का केंद्र किसका था? ये पुर्तगालियों का था, हुगली में। ठीक है, अभी बताए हैं। सबसे पहले आने वाले और 1498 तथा सबसे अंत में जाने वाले 1961 में। कौन थे? पुर्तगाली, मतलब भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए सॉरी। अब देखिए, राजकुमार हेनरी जो थे, अब पुर्तगाली नाविक थे। पूरा जीवन भारत को जानने में, समुद्री मार्ग की खोज करने में इनका बीत गया था। ठीक है,
अब देख लेते हैं खोज और मार्ग। किसने किस मार्ग का खोज किया? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका के मार्ग की। इसलिए हम खोज नहीं लिखे हैं, मार्ग लिखे हैं, याद रखिएगा। खोज नहीं किया गया, मार्ग की खोज की। अगला कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया का, तस्मान ये तस्मानिया और न्यूजीलैंड का। ठीक है। पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ? पुर्तगालियों का पतन का पहला कारण स्पेन का पतन होने लगा। यहाँ का सम्राट जो था निरंकुश था और ये स्पेन से इसकी दोस्ती खास थी। ठीक है। तो स्पेन का पतन हुआ था इसके भी। ये क्या कर रहे थे? जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे। ठीक है। इसलिए जनसंख्या अपना बढ़ाने के लिए शादी कर रहे थे। व्यापार तक इनकी सीमित नीति थी, मतलब राजनीतिक इच्छा नहीं थी। अन्य पश्चिमी शक्तियों के प्रतिनिधित्व करने में अक्षम थे, मतलब कि जैसे अंग्रेज से, डच से ज़्यादा नहीं थे। डकैती और लूटमार की नीति, हुगली में जैसे शाहजहां ने इनको भगा दिया वहाँ से केंद्र को। ब्राज़ील की खोज की गई, मतलब ब्राज़ील की जब खोज हो गई तब यहाँ से व्यापारी अपना थोड़ा शिफ्ट करने लगे। थे भारत में, अंत में गए लेकिन थोड़ी संख्या में थे। जैसे ब्राज़ील की जलवायु जो है भारत की जलवायु से मिलती है। ठीक है। पुर्तगालियों व्यापारियों पर राजा का अत्यधिक नियंत्रण था, मतलब बस व्यापार करिए। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था, क्योंकि व्यापारिक थे, कुलीन वर्ग का रहेगा ही रहेगा। आगे चलते हैं। अगला कौन आता है? डच। कौन आते हैं? डच। अब इनको भी देख लेते हैं। अंग्रेजी, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों की तुलना में भारत में उपस्थिति का क्रम। ठीक है। मतलब कि ये कम ही थे। प्रथम इनकी फैक्ट्री कहाँ खुली? प्रथम फैक्ट्री इनकी खुल रही है मछलीपट्टनम में 1605 में। दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में खुलती है, कब? 1610 में। अन्य फैक्ट्री सूरत में, करिकाल में, कासिम बाजार, पटना है। ये सब आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये पूछ सकता है बस। वरायु, कोचीन, ये सब है। अब देखिए, हुगली से पुर्तगालियों को बाहर कौन भगाया? हुगली से पुर्तगालियों को बाहर कौन भगाया? यही भगा रहे हैं आपकी कौन? डच। कब भगाए? 1632 में। श्रीलंका से 1658 में। अगला, व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किए थे, मतलब जो डच थे सोरे के निर्यात को बहुत प्रोत्साहित कराए थे। ठीक है। इनके साथ 3 अग्न डच युद्ध हुआ था। देखिए, अग्न जो शब्द है, जहाँ जहाँ अंग्रेजों का युद्ध होगा वहाँ अग्न लगा रहेगा, याद रखिएगा। क्या रहेगा? अग्न लगा रहेगा। तो 3 अग्न डच युद्ध हुआ यूरोप में। डच क्या हुए? हर बार पराजित हो गए। बेदरा का युद्ध होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, 1759 ईस्वी में। ये डच इसमें पराजित होते हैं। अंग्रेजों की से महत्वाकांक्षाएं की ज़्यादा नहीं रहती, इसलिए हमें मतलब कि ज़्यादा महत्वाकांक्षा में क्या है? कम है। आगे हम देखते हैं अंग्रेज। भाई साहब अब आ जाइए, अंग्रेज आते हैं। ठीक है। सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ का चार्टर एक आया। ठीक है। क्या आया? महारानी एलिजाबेथ का चार्टर एक्ट आता है, कब? 1600 ईस्वी में। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 1600 सन में आता है। इसमें क्या आता है कि 15 वर्षों तक के लिए व्यापार करने का अधिकार मिलता है। लेकिन ये देख लीजिए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ना, ये केवल स्थल मार्ग, सॉरी, जल मार्ग करने के लिए। 1609 ईस्वी में नवीन चार्टर कराता है, इससे अनिश्चित काल के लिए विस्तार बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। 1609 में क्या होता है? विलियम हॉकिंस कहाँ जाता है? जहांगीर के दरबार में, आगरा। 1615 ईस्वी में थॉमस रू आता है, वो कहाँ जाता है? जहांगीर के दरबार में। क्यों जाते हैं? फैक्ट्री की अनुमति के लिए गया था। आगरा में अब फैक्ट्री खोला गया, फिर अहमदाबाद में खोला गया, फिर बड़ौज में खोला गया। 1611 में मछलीपट्टनम में आप लोग देखे थे अस्थायी फैक्ट्री थी। 1612 में कैप्टन थॉमस वेस्ट पुर्तगालियों पर विजय। 1613 में अस्थायी खुलता है प्रथम अस्थायी फैक्ट्री। 1661 में चार्ल्स द्वितीय, 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय जो था इंग्लैंड का सम्राट, किससे शादी करता है? कैथरीना, पुर्तगाली की राजकुमारी, शादी कर लेता है। ऐसे ही पुर्तगाली कम हो जाते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी संख्या में रहते हैं, बस अपना हम व्यापार करेंगे। अब देखो, इसको दहेज में क्या मिलता है? बम्बई मिलता है। ठीक है। चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड की वार्षिक किराया में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। ठीक है। अब देखिए, 1687 ईस्वी में सूरत से क्या 1687 में क्या हुआ कि सूरत से बम्बई मुख्यालय बन गया, किसका? अंग्रेजों का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है।
1691 में एक औरंगजेब का फरमान आता है। क्या आता है कि वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। बहुत तेज थे अंग्रेज, झुका करते थे सबके सामने। क्यों? अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। जो जिसको बड़ा बनना है वही झुकता है। ठीक है। अब देखिए, कलकत्ता का जन्म, मतलब कलकत्ता कैसे बना? सुनताती प्लस गोविंदपुर प्लस कलिकता मिलकर क्या बना? कलकत्ता। अब देखिए, कलकत्ता का अंग्रेज संस्थापक कौन था? जाब चानॉग था। मद्रास का संस्थापक कौन था? फ्रांसिस डे था। मुंबई का संस्थापक कौन था? गैरेलो अगियार था। ठीक है। अब कंपनी का विशेषाधिकार, मतलब कि कंपनी को विशेषाधिकार 1717 के फरमान के द्वारा दिया गया। ठीक है। पहला कि कलकत्ता के आसपास के अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया। दूसरा, सूरत के सभी करों से मुक्त रखा गया। सालाना कितना जाता है? और कितना? 10,000 सालाना राशि बनेगी। बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार। और सालाना कितना है? 35 रहेगा, 3,000 रहेगा। ठीक है, 3,000। बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्के पूरे साम्राज्य में वैध रहेंगे। किसने कर दिया? मुगलों ने। बंगाल, गुजरात, हैदराबाद में कंपनी के लिए विशेषाधिकार सुनिश्चित किया गया। ठीक। अंग्रेजों के शासनकाल में अफीम की फैक्ट्री हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन था? बिहार। अंग्रेज और पुर्तगाली की शत्रुता समाप्त हो गई। किस संधि के साथ? मैड्रिड के पश्चात 1630 ईस्वी में। 1795 में डचों को क्या किए? बाहर कर दिए। ये जो अंग्रेज थे 1795 में क्या कर दिए? डच। दूसरे नंबर पर आए लेकिन सबसे पहले चले गए। ठीक है। अगला हम देखते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी तीसरे नंबर पे ये आते हैं आपके फ्रांसीसी। 17वीं शताब्दी से पूर्व तक मेडागास्कर आदि क्षेत्र में व्यस्त थे। मेडागास्कर वही आपके अफ्रीका जो हो गया, यहाँ पे मेडागास्कर पड़ता है, यहाँ तक व्यापार करते हैं। ठीक है। मेडागास्कर जो अफ्रीका का आता है। मंत्री कोलबर्ट के लुईस 14 का द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कौन सी? ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है। कितने में? 1664 ईस्वी में। अब 1667 में एक फ्रांसीसी किरान की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा था। ठीक है। और ये प्रथम फैक्ट्री कहाँ? सूरत में 1668 में स्थापित की गई। ठीक है। दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में। ठीक है। इनका मुख्यालय कहाँ था? पांडिचेरी। ठीक। 1693 में डचों ने क्या किया था? पांडिचेरी छीन लिया था। किनसे? फ्रांसीसी से। बहुत हरामी थे डच भी, जब तक थे सबको तंग किए थे। अगला, रिजवी की संधि हुई इनसे डचों से। 1697 में इन्होंने वापस कर दिया। 93 में छीने, 97 में संधि करके वापस दे दिए। अब देखिए, इनका एक गवर्नर नियुक्त हुआ था डुप्ले 1742 ईस्वी में। इसमें 1742 ईस्वी में। इसके बाद क्या है ना, डुप्ले के आने के बाद साम्राज्यवाद की नीति आई। इसके पहले क्या था? फ्रांसीसी को व्यापार करना चाहते थे। ठीक है। लेकिन जब डुप्ले आया उसके बाद साम्राज्य की नीति, साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। सबसे सफल फ्रांसीसी माना जाता है डुप्ले को। ठीक है। और 1754 में इसको वापस बुला लिया गया, जब यही कर्नाटक का युद्ध चलेगा उसी समय। बहुत मतलब कि समझ जाइए कि बहुत शक्तिशाली एक तरह से था। उसके बाद कौन आया? सेनापति क्लाउडी लाली। ये तो निकम्मा समझ लीजिए, 1758 में आया। एक क्रोधित था, अदूरदर्शी था, कटुभाषी था। इसको देख के भारतवासियों को देख के बस इसके अंदर ये गवा था। वाड़ीवास का युद्ध हुआ 22 जनवरी 1760 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकुट कर रहा था। और फ्रांसीसी का लाली। विजय अंग्रेज। बताने कि सबसे निकम्मा यही लाली हुआ था, फ्रांसीसियों को बर्बाद करने वाला। ठीक है। 1720 से 1742 में गवर्नर बने लीडोई बने। ठीक है। फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या था, ये भी हम देखने। देखिए, जो भी फैक्ट निकाला गया ना, एनसीईआरटी के एकदम पूरा सार है, ऐसे ही समझ जाइए आप। और घटना चक्र पूर्वावलोकन में कहाँ से क्वेश्चन आता है उसको डाल दिया गया। देखो, अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता थी। ठीक है। कंपनी का स्वरूप
जो अंग्रेज थे इनकी प्राइवेट कंपनी थी और फ्रांसीसी कैसी थी, सरकारी कंपनी थी। डुप्ले की फ्रांसीसी वापसी, मतलब डुप्ले तो बहुत शक्तिशाली था, एकदम कर्मठ था। वो जब तक था तब तक फ्रांसीसियों को वृद्धि किया, लेकिन उसको वापस बुला लिया गया। उसके स्थान पर कौन आ गया, लाली आ गया, अदूरदर्शी जो निकम्मा। यूरोपीय राजनीतिक थी। अंग्रेजों में परस्पर क्या थी, सहयोग की भावना थी, एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ते थे। और फ्रांसीसी क्या थे, जल इनका कमजोर था। ठीक है, फ्रांसीसी की जल सेना कैसी थी, कमजोर थी। अगला, साल्ट या सोरा किसमें प्रयोग होता था, बारूद बनाने में था, जहाजों को संतुलित रखने, मतलब जब जहाजें आती थी तो जहाजों को जब खाली जाती थी ना तो उसमें साल्ट और सोरा रखते हैं जिससे कि भारी हो जाता था। ठीक है। अगला, पटना व्यापार का प्रमुख केंद्र किस लिए, अफीम और सोरा के लिए। पटना किस लिए था, अफीम और सोरा के लिए। चटगांव देख लेंगे, उतना महत्वपूर्ण नहीं है पुर्तगालियों का। अब देखिए, डचों द्वारा कोची में पोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। ठीक है, और पुर्तगालियों को पराजित किया गया। डच बताया ना, पांडिचेरी पर कब्जा, मतलब पांडिचेरी अब पढ़ेंगे भारत में 4 स्थानों पे है। पांडिचेरी पुदुचेरी पर बोला जाता है। इस पे कम, मतलब ई से पुर्तगाल, डी से डच, एफ से फ्रांसीसी, ई से इंग्लैंड। ठीक है। प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, 1688 ईस्वी में मद्रास में। पूरा समझ जाइए, एनसीईआरटी और पूर्वावलोकन का आपको सार है। इस क्लास को आपको 2 से 3 बार देखना है। आप कुछ मत करिए, बस ध्यान से देखिए। मैंने अलग तरह से पूरा फैक्ट निकाल के पढ़ाने की कोशिश की है, बाकी आप लोग सभी लोग पढ़े हैं, ये हमको पता है। अब देखिए, आंग्ल फ्रांसीसी मतलब, आंग्ल मतलब बताए ना, आंग्ल जहाँ शब्द लग जाएगा वो अंग्रेज, और फ्रांसीसी मतलब फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष। ये किस लिए हुआ था, ऑस्ट्रिया में, यूरोप में एक ऑस्ट्रिया देश पड़ता है, वहाँ पर उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चल रहा था। कब, 1740 ईस्वी में। इसका विस्तार कहाँ तक हुआ, कर्नाटक तक युद्ध करने लगे, मतलब उधर यूरोप में भी चल रहा था और इधर आपका कर्नाटक में भी युद्ध चलने लगा। ठीक है। अब देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, यही विस्तार है इसका। ठीक है, 1740 1748 एक्सालासापेल की संधि से खत्म हुआ 1748 में। ये कहाँ पड़ता है, यूरोप में, एक्सालासापेल। लेकिन ये भी समाप्त हुआ अंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष एक्सालासापेल के साथ ही, और यहाँ पहला भी। परिणाम क्या था, अनिर्णायक था। ठीक है, लेकिन इस समय कौन था, दुप्ले था, फ्रांसीसियों का गवर्नर। अंग्रेजों का मद्रास भी कब्जा कर लिया था वो, फिर क्या किया गया, मद्रास को वापस कर दिया गया। द्वितीय कब हुआ, 1749 से 54। इस समय क्या किया जाता है, इस समय 1749 में आपका पांडिचेरी की संधि होती है। इस समय डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, डुप्ले की वापसी हो जाती है, एक दूसरे के विचित प्रदेश वापस कर देता। डुप्ले रहा होता तो ये भी नहीं करना पड़ता। तीसरा, 1758 से 63, इस सप्तवर्षीय युद्ध भी उसी समय चला था। कब, 56 से लेकर 63 तक, 7 साल का समय है ना, इसीलिए यूरोप में इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इसका फिर विस्तार हो गया कहाँ, कर्नाटक में। पहला विस्तार सल्तनत को लेकर, ऑस्ट्रेलिया को लेकर हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार कब से कब तक चला, 1758 से 63 ईस्वी में। ठीक है, 21 की संधि के साथ पेरिस में संधि हुई। पहली कर्नाटक युद्ध किससे समाप्त होता है, आपका होता है एक्सालासापेल के साथ, और ये आपका तीसरा भी पेरिस। इन दोनों भारत से बाहर ही होते हैं संधि। अब पूरे कर्नाटक का युद्ध ही जो होता है, ये उत्तराधिकारी के लिए यूरोप में, मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेजों का विस्तार था। ये क्या था, फ्रांसीसी निर्णायक रूप से इसमें क्या हुआ, पराजित हो गए। क्यों कि 1758 में आ गया था लाली 1 नंबर का निकम्मा, लाली लगा के चलता। ठीक है, अब देखिए, यहाँ तक तो सब कुछ हमारा खत्म हो गया, फ्रांसीसी तक अंत। हम देखते हैं अगला चैप्टर हमारा है बंगाल। बंगाल में हम मुगल सल्तनत को छोड़ के बंगाल का जहाँ से मतलब स्थापित साम्राज्य आता है वहाँ देखते हैं। स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कौन करता है, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, नवाब मुर्शिद कुली खान ने मुगलों द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम गवर्नर था, मुगलों द्वारा। ठीक, लेकिन स्वतंत्र रूप से एक सत्ता का स्थापित किया। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये कर इसको राजस्व भिजवाता रहता था, किसको, मुगलों को। ठीक है,
मुगलों को राजस्व भिजवाता रहता था। इसने दो प्रथाएं लागू की थी, इजारेदारी तबाकी। इजारेदारी तो थी जमीन पे राजस्व था, और तबाकी जो था खेतों पे था। बस इतना जानिए। अगला शासक शुजाउद्दीन क्या था, कौन था? मुर्शिद कुली खान का दामाद था शुजाउद्दीन। इसका अगला सरफराज इसका पुत्र था। ठीक है, सरफराज। अगला शासक कौन बना? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने क्या किया था कि गिरिया के युद्ध में सरफराज को हरा दिया था। किसको हराया था? गिरिया के युद्ध में सरफराज को। अलीवर्दी खान ने इस तरह से अपना एक बंगाल का शासक बना। और इसने एक बहुत बड़ा काम किया, राजस्व बंद कर दिया। जो मुर्शिद कुली खान मुगलों को राजस्व भिजवाता था, अब इसने देना बंद कर दिया। भारत का इसके समय में स्वर्ग कहा जाता था बंगाल। मतलब कि इतना बंगाल को स्थापित करने में अलीवर्दी खान का ही नाम याद आता है। और अलीवर्दी कौन था? सरफराज खान को हराने वाला गिरिया की युद्ध में। बस इतना जानिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बंगाल को उस समय। और बंगाल का हिस्सा बिहार था, तो बिहार को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, PCS में भी वहाँ चल रहा है एग्जाम भी। अब अगला शासक कौन बनता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था? जो अलीवर्दी खान था, इसकी तीसरी नंबर की पुत्री का छोटा पुत्र था सिराजुद्दौला। मैंने देखिए कम से कम ऐसा मतलब लिखा है। इस वीडियो को आप बार बार पढ़ेंगे, ठीक है, बार बार पढ़ेंगे और जितना कम समय लगे। ठीक, सिराजुद्दौला वही है जो प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों का यहाँ पे। अब देखिए यहाँ प्रभाव आएगा। ये जो सिराजुद्दौला है पहला, इसके विरोधी कौन कौन थे? इसके चाचा कसीरी बेगम थी, चचेरा भाई शौकत था, और तीसरा मीर जाफर था। मनिहारी का युद्ध होता है 1756 में। इसमें शौकत पराजित किया जाता है, जो ये चचेरा भाई था। ठीक, अब देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध इसका किसका? सिराजुद्दौला के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध ये कौन था? कासिम बाजार और फैक्ट्री पोर्ट विलियम पर कब्जा करता है। कब? 20 जून 1756 ईस्वी को। ठीक है, और इस समय क्या होता है कि ब्लैक होल मतलब काली कोठरी की हुई, जिसमें 146 में से 23 लोग बचे थे। जो कासिम बाजार पे हमला किया था ना, तो उसमें क्या किया कि काल कोठरी थी, वहाँ पे तो 46 लोग को बंद कर दिया, और अगले दिन केवल 23 लोग जिंदा बचे थे। इतना अंग्रेज डर गए थे। अंग्रेज कहाँ भाग गए उस समय? उल्टा द्वीप था, वहाँ भाग गए डर के मारे। डरपोके भी थे, अपने नहीं लड़ते थे, भारतवासियों को लड़ते थे। अब अगला देखिए, अलीनगर की संधि होती है कब? 1757 ईस्वी में। यह अलीनगर की संधि कौन करता है? अंग्रेज करते हैं। अंग्रेज की तरफ से वाटसन डर के मारे। फिर फरवरी में होती है, 20 जून को एक कांड होता है। अब देखिए 56 में 1757 में क्या होता है कि प्लासी का युद्ध शुरू हो जाता है। ये कहाँ होता है? नदिया जिले में, बंगाल में, भागीरथी नदी के किनारे। अंग्रेजी सेना का कौन नेतृत्व करता है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और सिराजुद्दौला की सेना का कौन नेतृत्व करता है? मीर जाफर, वही भगौड़ा धोखेबाज। राजा दुर्लभ यार, लतीफ़ खान यार। ठीक, और विश्वघाती थे ये सब। इसके साथ क्या हुआ कि विश्वघात हो गया। ठीक है, तो सिराजुद्दौला क्या किया? मुर्शिदाबाद भाग गया। आप लोग जानते होंगे प्लासी के युद्ध में मीर जाफर जो था, धोखा सेना जो थी अंग्रेजों के साथ लग गई, और यहाँ पे सिराजुद्दौला के साथ इसने धोखा कर दिया। तो सिराजुद्दौला क्या किया? मुर्शिदाबाद वहाँ से भाग गया, नदिया जिले से। फिर वहाँ से भाग के पटना गया, और अपनी किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ। और वहाँ पे सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा कर दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला शासक कौन बनता है? मीर जाफर बनता है। ठीक है, और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति किसे दे रखी थी? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों द्वारा बंगाल का प्रथम नवाब बनाया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसको भी प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया? इसके दामाद मीर कासिम को बना दिया। ठीक है, इसे मीर कासिम को। मीर जाफर का क्या था? दामाद था। अब देखिए, अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी में सबसे योग्य था ये। अलीवर्दी खान उसी ने युद्ध में मारा था। अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी में सबसे योग्य था। इसने राजधानी को क्या किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के प्रभाव को कम करना चाहता था।
तीसरा, भारतीय व्यापारियों को भी, तीसरी बात देखिए, भारतीय व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार की आज्ञा दिया। क्यों? क्योंकि इसने अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी चाहिए। इसमें 9% का ब्याज पर, मतलब 9% का वो लेना चाहता था ये टैक्स के रूप में, लेकिन अंग्रेज तैयार ही नहीं हुए कि हम भी तुमको बैठाएं और हमसे टैक्स लोगे। इसका ठीक है, भारतीय व्यापारी भी मुक्त रूप से व्यापार करेंगे, आप भी मुक्त रूप से व्यापार करिए। तो इसलिए इसके साथ युद्ध होता है, कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उजलौला का युद्ध। ये सब युद्ध आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, खोल लीजिएगा किताब में, नहीं मिलेगा नहीं तो इस पेट्रम की बुक में मिलेगा। बस ये भी बता दे रहा हूँ। कब होता है? 1765 में। पराजित होने के बाद इसमें पराजित भी हो जाता है मीर कासिम, और कहाँ भागता है? मुंगेर, फिर पटना भागता है। पटना के बाद एक अवध जाता है, अवध में संधि करता है। ठीक, उसके बाद ये क्या करता है? बक्सर का युद्ध होता है। कब? 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध डायरेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। अब समझ में आया बक्सर का युद्ध क्यों हुआ? ये 9% कर को लेकर सब शुरू हुआ। मीर कासिम, ये बातें आप लोग पहली बार सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे एनसीईआरटी में, जो पढ़ा होगा उसको देख जानता हूँ। आगे देखते हैं बक्सर का युद्ध कब शुरू होता है? 22 अक्टूबर 1764। मीर कासिम सुजादौला की, इसमें कौन कौन शामिल हुए? मीर कासिम, सुजादौला, अवध का नवाब, शाह आलम दूती, या दूती रहेगा, मुगल बादशाह, और अंग्रेज की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो साबित होता है। परिणाम क्या आता है? इसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता की स्थापित होती है। जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है तो अब बक्सर, ये अंग्रेज क्या करते हैं कि बंगाल को तो कब्जा में ले ही लिए। अब ये क्या करते हैं? सोचते हैं कि लगे हाथ अवध को भी, और इलाहाबाद में संधि कर लेती है मुगलों के साथ। दिल्ली भी अपना, अवध भी अपना, अब बंगाल में तो हरा ही दिए, ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है किसके साथ? 12 अगस्त 1765 में शाह आलम के साथ होती है। कौन करता है? क्लाइव, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, शाह आलम द्वितीय को कंपनी को संरक्षण में दे दिया गया, ठीक है। इसके संरक्षण में, कंपनी के संरक्षण में, कंपनी को क्या किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी, दीवानी मतलब राजस्व अधिकार, ठीक है, लेकिन प्रशासन का अधिकार दे दिया गया नवाब को, मुगल को। अरे जब आपके पास राजस्व नहीं रहेगा तो क्या शासन चलाएंगे? ऐसे ही कमजोर हो जाएंगे, अब बार बार मांगेंगे, ठीक है। अब मुगल बादशाह को 26,000 रुपये वार्षिक पेंशन बचते हैं उनका। अब दूसरी इलाहाबाद की संधि होती है 16 अगस्त 1765। ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक लगा दूंगा वीडियो में, आपको मिल जाएगा, पीडीएफ से पढ़ लेंगे सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए, सुजादौला और क्लाइव के साथ होता है, ठीक। इसमें इलाहाबाद एवं कोर्स जो था, इलाहाबाद और कोर्स शाह आलम द्वितीय को दे दिए, और कंपनी को 50 लाख का युद्ध का क्षतिपूर्ति में ठोक दिए सब। किसके ऊपर? सुजादौला के ऊपर। लो 50 लाख की क्षतिपूर्ति करो। और उधर क्या किए? अभी आएगा आगे जो आपका मैसूर का युद्ध होगा, उसमें भी टीपू सुल्तान को भी ठोकते हैं सब। बहुत तेज थे, क्षतिपूर्ति का नियम लगाते थे, मतलब कि क्षतिपूर्ति, युद्ध का जितना खर्च दो हमको, तब सब नहीं करेंगे। तो 50 लाख की इन्होंने युद्ध क्षतिपूर्ति ले लिया, ठीक। इस तरह से दिल्ली पर भी, अवध में भी, और बंगाल में कब्जा हो गया। अब देखिए, बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ इसी के साथ। 1765 में संधि होती है और 72 तक चलती है। कौन कहता है? रॉबर्ट क्लाइव। इसमें क्या होता है कि दीवानी राजस्व वसूली करती कंपनी, प्रशासन का दायित्व तो नवाब बताए ना यहाँ पे सब। इसके बाद इसने दीवानी के लिए उप दीवान रखे, किसे किसे? मोहम्मद रजा खान को बंगाल का बनाया गया, राजा सिताब को बिहार का बनाया गया, राय दुर्लभ को उड़ीसा का बनाया गया। प्रमुख दीवानी कार्यालय खोला गया मुर्शिदाबाद और पटना में, ठीक है, मुर्शिदाबाद और पटना में। और ये जो था बंगाल में द्वैत शासन 1772 में समाप्त हो गया वार्निंग हेस्टी के द्वारा, ठीक। और मीर जाफर 1763-65 में फिर दोबारा बना था मीर कासिम के बाद। इसका पुत्र था नजमुद्दौला, ठीक। इस प्रकार बंगाल का प्रशासन को पूरी तरह से अपने हक में कर लेते हैं जब वार्निंग हेस्टिंग आता है। तो समाप्त तो यही प्लासी के युद्ध से ही हो गया था और बक्सर के युद्ध से, ठीक। थोड़ा सा मैसूर का देख लेते हैं तो मैसूर का उदय कैसे होता है। आइए शुरू करते हैं।
तालीकोटा का युद्ध होता है, ठीक, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। इससे क्या था कि छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। फिर उनमें से एक मैसूर था, ठीक। वाडेयार वंश का शासन स्थापित होता है। इसका अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा वोडेयार था। इसके दो मंत्री थे जो दोनों भाई थे, एक देवराज, एक नंदराज। नंदराज की सेना में कौन था? हैदर अली था। हैदर अली अपनी योग्यता के बल पर क्या हुआ कि मैसूर का शासक बना, ठीक है। अब हैदर अली शासक बना मैसूर का, उसका पुत्र क्या था? कौन था? टीपू सुल्तान। ये उत्तराधिकारी बना। टीपू सुल्तान ने क्या किया? राजधानी श्रीरंगपट्टनम की स्थापना, शेर मैसूर का नाम लगा, जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बना। और मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए बेलंजली की उपाधि कौन दिया? मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए बेलंजली को उपाधि दी गई थी। अभी युद्ध चलेगा मार्कविश में। अब हम देख लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों होता है, एक बार थोड़ा सा इसको भी आप लोग समझ लीजिए। और इधर क्या होता है कि बंगाल में कब्जा करने के बाद पूर्वी छोर पर कब्जा कर लिए थे। अब ये पश्चिमी में भी अपना पश्चिमी मतलब भारत पे भी कब्जा करना चाहते थे। तो वहाँ पे टीपू सुल्तान तो था ही बहुत तगड़ा, लेकिन स्थापित तो करना था, क्योंकि इधर आपका गुरिल्ला पद्धति के लिए क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र में जो शासन चलता शिवाजी का चलता था, तो उधर तो गुरिल्ला पद्धति पूरी तरह से सक्रिय है। सोचे सब टीपू कोई क्यों ना थोड़ा थोड़ा करके किया जाए। टीपू थोड़ा अपने मतलब छोटा एरिया था, ये था बहुत बड़ा। मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए बेलंजली को उपाधि किसने दी? ये दिया मार्कविश ने दिया, ठीक है। अब यहाँ शुरू होता है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों शुरू होता है? क्योंकि ये जो भारत है आपका, यहाँ पूर्वी कलकत्ता में, यहाँ तो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व हो चुका था, लेकिन ये आते थे कभी भी ऐसे अफ्रीका से होके आते थे, ठीक है। तो जब ये अफ्रीका से आते थे, एक मिनट, ये जब अफ्रीका से आते थे व्यापार करने के लिए, तो पहले यहीं से भारत में एंट्री कर सकते हैं। सोचे कि पूर्वी भाग तो हमारा हो गया, अब हम पश्चिमी को भी करते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में शिवाजी की पूरी सेना थी, ठीक है। लेकिन अब ये सोचे कि पहले क्यों नहीं यहीं पे किया जाए। थोड़ा टीपू छोटा था लेकिन बलवान था, लेकिन ये लोग आंख नहीं पा, दो बार सहारा है टीपू सुल्तान, उसका पिता, ठीक है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है। आप पूरा NCERT पढ़िए, कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप PDF यहाँ से ले लीजिए। तो बस इसे किया क्या गया है कि NCERT से पूरा कंटेंट को निकाल कर मैंने बस पढ़ाने की कोशिश किया। पढ़ने के लिए आपको NCERT ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध हम अपना देखते हैं। सबसे पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से लेकर 69 ईस्वी में। शासक कौन था? हैदर अली। गवर्नर था लॉर्ड वेरेस्ट। संधि हुई मद्रास की संधि। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज पराजित हुए। मैंने बताया ना कि हैदर अली भी बहुत बढ़िया शासक था, इसको लोग आंक नहीं पाए। फिर दूसरी भी होता है 1780 में से 84 ईस्वी में। हैदर अली 1782 में मारा जाता है। फिर यहाँ का नेतृत्व कौन करता है? टीपू सुल्तान। यहीं पे 82 में शासक भी बनता है। इसमें जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल। संधि कौन सी थी? मंगलौर की संधि। एक तरफ से अंग्रेज यहाँ पराजित थे, लेकिन बराबर कहा जाएगा, पराजित नहीं कहा जाएगा, दोनों बराबर थे, लेकिन अंग्रेज कमजोर पड़े थे। फिर अंग्रेज पहले एक ही बार में नहीं किसी को पराजित करते थे, थोड़ा थोड़ा करते थे। पहले खुद हारे, दूसरे में थोड़े कम मजबूत हुए, मारे उसको, हैदर अली को छोड़ा, ठीक है। फिर तीसरा होता है 1790 से 92 में टीपू सुल्तान। फिर कौन आता है? कर्नवालिस। यही कर्नवालिस जो है गाजीपुर में आपका बना है समाधि। फिर रंगपट्टनम की संधि होती, टीपू सुल्तान हार जाता है। यहाँ पे 3 करोड़ की इसको हरजाना भरवाते हैं सब। कितना? 3 करोड़ की। ये हरजाना बहुत भरवाते थे, अवध से भी भरवाए थे। कौन? अवध के राजा से। कितना? 50 लाख। अब देखिए चतुर्थ होता है कब? मैसूर युद्ध 1799 में। इसमें कौन था गवर्नर जनरल? बेलंजली। इसमें कोई संधि नहीं होती क्योंकि टीपू मारा गया, ठीक है, और अंग्रेजों का शासन यहाँ से स्थापित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अपना मराठा बताया ना। इसके बाद मैसूर के मतलब साथ दोनों में बराबर था, लेकिन मराठा जब यहाँ पे कब्जा कर लेते फिर मराठा प्रभाव बढ़ने लगे, ठीक है। मराठा के थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इस संस्थापक माने जाते हैं शिवाजी।
जन्म हुआ सिवनेर में। इनकी तो एनसीईआरटी में अलग मिलती है, ठीक है, और स्पेक्ट्रम में अलग समय मिलता है। इसलिए हमने दोनों लिख दिया, आपको जो सही लगे वो याद करिए, लेकिन वैसे समय काल पीरियड इनका नहीं पूछा जाएगा, तो वो बहुत विवादित है हर जगह। पिता का नाम सहाजी भोसले, माता जीजाबाई। शिक्षक कौन थे? दादा कैड़वदेव थे। गुरु थे रामदास। शिक्षक अलग थे, गुरु अलग थे। पत्नी इनकी दो थी, एक पत्नी थी साईबाई, दूसरी थी तुकाबाई। राजधानी थी रायगढ़, ठीक है। इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था, ठीक है। इनके सैन्य अभियान देख लेते हैं। पहले इन्होंने क्या किया, बीजापुर के तोरण पहाड़ी को कब्जा किया, ठीक। जब यहाँ पे तोरण पे कब्जा किए तो बीजापुर के शासक ने अफजल खाजी को भेजा, ठीक है। तो अफजल खाजी आया तो इसको क्या किया, शिवाजी ने मार दिया। फिर दूसरा इन्होंने बीजापुर पे आक्रमण किया, उसमें पन्नाहाला दुर्ग को 1672 में जीत लिया, ठीक है। मतलब बीजापुर के तोरण की पहाड़ी को जीता और पन्हाड़ा के दुर्ग को जीता, ठीक है। पहला कौन है? 1644, दूसरा 1672। अब यहाँ से हम देखते हैं सूरत लूटा। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, पहली कब? 1664 में, दूसरा 1670 में, ठीक है। अब यहाँ से आता है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो होती है शिवाजी और जय सिंह के बीच होती है। जय सिंह कौन था? औरंगजेब का सेनापति था, ठीक है। जब यहाँ पे संधि हो जाती है शिवाजी समझते हैं कि चलो संधि हो गई है, मिलजुल करते हैं। तो जब जयपुर भवन कहाँ स्थित है? आगरा में, याद रखिएगा जयपुर भवन कहाँ है? आगरा। वहाँ जाते हैं तो इनको नज़रबंद कर लिया जाता है, ठीक है। अब कब तक रहते हैं? 1666 से मई में गए थे, 16 अगस्त 1666 तक, ठीक है। और किसके लिए नज़रबंद किया गया था? किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। फिर वहाँ से 16 अगस्त को भाग आते हैं, फिर अपना राज अभिषेक करवाते हैं। कहाँ? रायगढ़, 16 जून 1674 ईस्वी में। यहाँ काशी के प्रसिद्ध विद्वान त्रिकंगा भट्ट द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। इनको छत्रपति की उपाधि दी जाती है, ठीक है। इनकी मृत्यु होती है 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में। इनके समय में अष्टप्रधान जो थे शासन का वास्तविक संचालक होते थे, ठीक है। और जो अष्टप्रधान था 8 मंत्रियों का समूह था, जिसमें एक पेशवा था। पेशवा ही सब कुछ शिवाजी के बाद मतलब कि होने लगा। और किसके कार्यकाल से? बालाजी विश्वनाथ से। मतलब सब कुछ संरक्षक, मतलब कि इनके हाथ में ही कंट्रोल था, इसलिए सभी लोग पेशवा ही बनना चाहते थे। वहाँ के शासक कोई नहीं बनना चाहता था, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 तक अपना शासन चलवाए। इसको हम मिडवॉल में देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना देख लेते हैं, एक पिक्चर बन जाएगा, दिमाग में बनाना जरूरी है। फिर कौन है? बाजीराव 1720 से 40। इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से। तो वही बालाजी हैं जो पानीपत की युद्ध में पानीपत की युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी, उनको सदमा लगा और ये मर गए थे। इसके बाद कौन बनते हैं? माधवराव, ठीक है। माधवराव के बेटे अगले बनते हैं नारायण राव, ठीक है। इनकी हत्या कौन करता है? रघुनाथ राव। कुछ समय के लिए पेशवा बनता है, लेकिन नाना फडणवीस इनको चुनौती देते हैं और फिर इसको भगा देते हैं। अब देखिए यहाँ से यही रघुनाथ राव जाकर वहाँ से अंग्रेजों से सहायता लेता है। बस हम एंट्री के लिए समझा रहे थे कि क्रम, बाकी मिडल में हम सब देखेंगे। इसके बाद अंतिम माना जाते हैं बाजीराव सेकेंड, ठीक है। 9 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों को भारी क्षति होती है, ठीक है। ये आत्मसमर्पण भी करते हैं, मराठा के सामने भी आत्मसमर्पण किए, मैसूर में भी किए। पहले झुकते थे फिर झुकाते थे। क्या करते थे? झुकते थे तब झुकाते थे, क्योंकि सब कुछ भेद लेना चाहते थे, कितना शक्तिशाली है, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं मराठाओं का प्रपात्रों बारे में। इनकी लिपि कौन सी थी? मेड लिपि का प्रयोग करते थे। इनकी लिपि कौन सी थी मराठाओं की? एक मिनट, मराठाओं की लिपि थी मोडोलिपि का प्रयोग करते थे। कौन सी? प्रपात्रों में मोडी लिपि का प्रयोग करते थे। इनकी 2 प्रथा थी, सर्जनामा प्रथा और लगान प्रथा। ये मराठाओं की भू राजस्व प्रथा थी, सर्जनामा और लगान व्यवस्था, ठीक है। और एक था सरदेशी मुखी, मतलब सरदेशी मुखी कितना था? 1/10 भाग पर, और चौथा था 1/4 भाग पर। ये दोनों जो था अपने पड़ोसी राज्यों को ही संरक्षण देते थे और वहाँ के नागरिक और राजाओं से वसूली करते थे। कौन सा? सरदेशी मुखी, याद रखिएगा दोनों। अब देखिए आंग्ल मराठा युद्ध क्यों होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 82 ईस्वी में, ठीक है। संधि
सूरत की संधि होती है, ठीक है, किसके किसके बीच, ये जो संधि होके प्रारंभ हुआ, ये जो संधि समाप्त हुआ, बताया ना, रघुनाथ राव जो था वही मार के माधवराव को भागा था, अंग्रेजों से आके संधि किया, ठीक। फिर यहाँ से अंग्रेज युद्ध किए, सालाबाई की संधि हुई, इसी में अंग्रेजों की हार भी हुई थी, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। परिणाम हुआ कि 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित हुआ। द्वितीय हुआ था 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक। जो बेसिन की संधि होती है, इसमें बाजीराव अंग्रेजों से इसलिए संधि करता है क्योंकि जसवंत राय होलकर के भाई को मार दिया था। अब जसवंत राय होलकर को जो था इनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, बार बार युद्ध करने के लिए, तो इन्होंने संधि की, अंग्रेजों से सहायता ली, ठीक। फिर अंग्रेज भी जब युद्ध में उतरे तो फिर होलकर और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, राजघाट का युद्ध। इसमें कौन था? जॉर्ज वाले। अब यहाँ से भाई निर्बल होगा ही, क्योंकि सहायता मांगे थे बाजीराव, तो मराठा शक्ति निर्बल हो गई। फिर तृतीय होता है 1817 से 18 में मसौर की संधि होती है, ठीक है, 1818 ईस्वी में। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, और मराठा शक्ति इसमें क्या होती है? खत्म हो जाती है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं पंजाब। हम इसलिए देखना चाहते हैं कि गवर्नर जनरल सब कुछ हमारा ये सब पढ़े हैं मेडुअल में, यहाँ पे बस हमको जो मेन फैक्ट वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पंजाब को पूरा देखेंगे, पंजाब नहीं पढ़े मेडुअल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थापना किसने किया? गुरु नानक देव ने। ये किसके काल में थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है। इन्होंने गुरु का लंगर शुरू किया, मतलब आप देखेंगे गुरु का लंगर अभी भी चलता है, जहाँ जहाँ लोग गुरुद्वारा। इनकी मृत्यु कब हुई? 1538 में। कहाँ हुई? करतारपुर में। दूसरे गुरु कौन हुए? गुरु आनंद हुए। इन्होंने क्या किया? गुरुमुखी लिपि, जो एक सिखों की कोई एक लिपि होती है, उसको गुरुमुखी लिपि का इन्होंने किया। और लंगर को क्या किया? अस्थाई बना दिया। जो लंगर शुरू किए थे गुरु नानक देव, उसको इन्होंने क्या किया? अस्थाई बना दिया। अब तीसरे गुरु कौन हुए? अमरनाथ। ये हिंदू से पृथक संस्कृति का चलाएं, ठीक है। हिंदुओं से जो संस्कृति थी उससे थोड़ा सा इन्होंने पूरा अलग ही कर दिया। इसमें एक लवना आता है। लवना क्या था? शादी करने की प्रतिनिधि थी, ठीक है। और अकबर ने इन्हें गोविंदवाल में मुलाकात की थी। कहाँ पे? गोविंदवाल में मुलाकात की थी। और इन्होंने क्या किया? गुरु के 22 गद्दी का भी स्थापना किया था। कौन? अमरनाथ ने। और इन्होंने क्या किया? प्रत्येक पर एक महंत की स्थापना की। चौथे गुरु कौन हुए? रामदास। इन्होंने क्या किया? अमृतसर जो था अकबर ने इनको दिया, इन्होंने अमृतसर जलाशय का स्थापना किया और शहर के स्थापित करा। देखिए मैंने इसलिए बनाया है कि आप बार बार आपके माइंड में सब हिट करें, ठीक है। अगले गुरु कौन से? पांचवें अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव यहाँ से पैतृक हो जाता है, क्योंकि रामदास के ही बेटे कौन थे? अर्जुन देव। यहाँ से गुरु का पद कैसा हो जाता है? पैतृक हो जाता है। इन्होंने क्या किया? आदि ग्रंथ की रचना की। और अमृतसर जलाशय में हरमंदिर साहिब, आप कभी भी जाएंगे अमृतसर में तो हरमंदिर साहिब का एक मंदिर मिलता है, उसका क्या नाम है? हरमंदिर साहिब, जो बीच में मंदिर है उसी को कहा जाता है स्वर्ण मंदिर, ठीक है। और इनको पांचों गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया? जहांगीर ने मरवाया। क्यों? क्योंकि फुर्सत की सहायता की थी। छठे गुरु कौन हुए? हरगोविंद। इन्होंने क्या किया? जब भाई आक्रमण होने लगा तो इन्होंने सैन्य संकट भी स्थापित कर दी। और अकाल तख्त जो इनके गुरु होते हैं, इनका भी स्थापना इन्होंने किया। और दरबार में ये क्या करते थे? 2 तलवार और नगाड़ा बजवा कर एंट्री करते थे। 2 तलवार मतलब लेके चल आते थे और नगाड़ा बजता था, तब एंट्री करते थे। और उन्होंने क्या किया? अमृतसर किला बनवाने लगे, क्योंकि भाई जब आक्रमण हो रहा है तो किलाबंदी होगी ही होगी। तो आक्रमण इसमें किला कौन बनवाया? हरगोविंद ने। तो एक बार अमृतसर के बारे में देख लेते हैं कि अमृतसर का जो था स्थापना शुरू होता है आपका चौथे गुरु रामदास से, अमृतसर जलाशय और शहर। पांचवें गुरु अर्जुन देव क्या करते हैं? यहाँ में अमृतसर जलाशय में हर मंदिर का स्थापना करते हैं। और छठे गुरु क्या करते हैं? इसकी किलाबंदी करवाते हैं अमृतसर की, ठीक है। सातवें गुरु कौन थे? हर राय थे। इनसे दारा सिखों ने बस मुलाकात की थी। इतनी बातें याद रखिए, इससे ज़्यादा पंजाब के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आठवें गुरु हरकिशन थे। इनकी मृत्यु कैसे हुई? चिकित्सा के द्वारा हुई। नौवें गुरु तेज बहादुर थे। नवे गुरु कौन थे? तेज बहादुर। इनको किसने मरवाया? औरंगजेब ने। क्यों मरवाया? क्योंकि ये जो थे औरंगजेब के द्वारा जो मुस्लिम की क्या बोला जाता है, औरंगजेब के
द्वारा जो इनको मुस्लिम धर्म मतलब मानने के लिए कहा गया, लेकिन तेज बहादुर ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। इसलिए इसने क्या किया, औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया। अब कहाँ पे, शीशगंज गुरुद्वारे में, ठीक है। 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद थे। इनका जन्म कहाँ हुआ, पटना में। एक चीज और याद रखिए, तेज बहादुर और कौन, तेज बहादुर और अर्जुन देव को, दो को मरवाने वाले कौन थे, ये दोनों को मरवाने मुगल वंश थे, ठीक है। दोनों को बहुत महत्वपूर्ण है। 10 गुरु चाहेंगे तो आप नाम याद रखेंगे। गुरु गोविंद जी का जन्म कहाँ होता है, पटना में। ये क्या किए, अपने आप को सच्चे पातशाह कहने लगे, ठीक है। 5 काकर अनिवार्य कर दिए। 5 काकर में क्या था, कंघा, कड़ा, ठीक है। इसके बाद सिंह नाम स्थापित करना। इसके बाद ये लोग तलवार लेके चलते थे, ठीक। और फारसी में जफराना का रचना की, ठीक है। 5 कक्कर आपको बता दिए, 5 कक्कर का नाम याद रखिएगा। 2 पुत्र थे इनके, फतेह और जोरावर, मतलब फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इसको दीवार में वजीर खान ने क्या किया था, जिंदा गड़वा दिया था। कौन, वजीर खान जो था, किसको, फतेह जोरावर को। किसके लड़के थे, गुरु गोविंद सिंह के। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, ठीक है। कब स्थापित की, बैसाखी के दिन 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना कब, 1699 में, ठीक है। और इन्होंने आदि ग्रंथ, जो आदि ग्रंथ था उसको वर्तमान गुरु को मानने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ से इन्होंने गुरु धर्म को ही खत्म कर दिया। गुरु गोविंद ने जो गुरु का क्रम चल रहा था उसको खत्म किया। कहा कि अब से जो भी गुरु रहेंगे वो आदि ग्रंथ ही रहेंगे। इनकी हत्या कौन किया, गुल खान ने कर दिया। कहाँ, कितने सन में, 1708 में। अब यहाँ पे सिख का कोई वो था ही नहीं, जो गुरु का क्रम चला चले आया, अब अपना देखने लगे। इसके बाद एक बंदा बहादुर आता, इसका जन्म कहाँ हुआ था, कुछ जिले में, रजौली गांव में, 1670 में। पिता कौन थे, रामदेव भारद्वाज थे। उद्देश्य क्या था कि पंजाब में सिख राज की स्थापना करना, ठीक है। क्या करना, पंजाब में सिख राज की स्थापना करना। राजधानी लोहगढ़ स्थापित किया। सिखों के सिक्के इसने चलवाए, किसके नाम पे, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम से, ठीक है। हत्या की इसने सरहिंद के वजीर खान को। यही वजीर खान जो था, जो जिसने 2 पुत्र थे, फतेह सिंह जोरावर को इसने जिंदा करवा दिया था, उसी की हत्या इन्होंने की थी, वजीर खान की। रात स्थान शहादरा कतलगढ़ी में इन्होंने हजारों मुगल क्या किया, सैनिकों को मारा था, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, नागल में, 1716 ईस्वी में, ठीक है। 1716 ईस्वी में, ठीक है। मृत्यु के बाद सिख टुकड़ों में बट गए थे। अब इन टुकड़ों को रणजीत सिंह का जन्म होता है 13 नवंबर 1780 ईस्वी में। ये कौन थे, सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने योग्यता और बुद्धिमत्ता के बल पे संपूर्ण सिख मिसलियों को 12 को मिलाकर एक संगठित सिख शक्ति का निर्माण किया। उस समय क्या था कि सिख जो थे 12 मिसलियों में बट गए थे, ठीक है। दूसरा, अमृतसर की संधि हो रही है, किसके किसके बीच, रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच। कब हो रही है, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। अब सुनिए, ये जो अमृतसर की संधि थी, अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी। क्या थी, अंग्रेजों को सोची समझी रणनीति। क्यों, क्योंकि ये भारत है, ठीक। इस समय क्या हुआ था कि रूस की शक्ति, जो नेपोलियन थी, इसकी शक्ति बढ़ रही थी, ठीक। यूरोप में क्या बढ़ रही थी, यूरोप में, एक मिनट, ये भारत हो गया, इधर आपका यूरोप हो गया, इधर शक्ति नेपोलियन की बढ़ रही थी, और रूस की मित्रता हो गई थी किससे, फ्रांस से, ठीक है। फ्रांस से मित्रता हो गई, इसलिए ये डर था कि जब भी एंट्री करेंगे तो उत्तरी पूर्व पश्चिम से ही करेंगे, तो यहाँ हम क्यों नहीं अमृतसर की संधि कर लेते हैं और रणजीत सिंह को कहते हैं कि आप आगे रहिए, हम पीछे से आपका सहयोग करेंगे। बहुत तेज थे अंग्रेज। तो अंग्रेज, इन्होंने कहा ठीक है भाई, अंग्रेज उधर अपना कर भी रहे हैं, हमको सहायता भी करेंगे। ये अपना बढ़ाने के लिए क्षेत्र सोच रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के मन में तो कुछ और चल रहा था। तो ज़्यादा डिटेल की आप एनसीईआरटी पढ़िए, यहाँ से फैक्ट बस जान लीजिए, ठीक है।
आप PDF ले सकते हैं, इसका मैं लिंक लगा दूंगा नीचे, ठीक है। अब शाह शुजा था अफगान शासक। ये क्या किया था कि रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। कब? 1814 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर, इसकी रणजीत सिंह की। धार्मिक राजधानी अमृतसर। अगले शासक कौन होते हैं? दलीप सिंह। अंतिम शासक सिख के थे, ठीक है। इनकी संरक्षिका कौन थी? जिंदा कौर इनकी माँ थी। लाहौर की संधि होती महाराजा की पदवी की, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन था? लाल सिंह था। द्वितीय युद्ध के पश्चात इंग्लैंड इनको भेज दिया जाता है। द्वितीय सिख युद्ध जब होता है तो पेंशन भोगी मिल बना के इनको कहाँ भेज दिया जाता है? इंग्लैंड। इन्होंने यहाँ क्या किया? धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है, और कौन ईसाई हो बन जाते हैं, और इनका निधन हो जाता है पेरिस में। अंततः इनके क्या हुआ? इंग्लैंड में इनकी अंतिम संस्कार होता है।